जय हिंद दोस्तों। आप सभी का विजन एजुकेशन के इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम ग्राफ वाले प्रश्न करेंगे, जिसे हम डीआई के नाम से जानते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों पर आधारित प्रश्न। मैं आपको बता दूं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ से खूब भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है। खास तौर से अगर बैंकिंग की बात करें या पेट एग्जाम की बात करें, जो यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू अभी हो रहा है, ठीक है, इनमें आपके 50% और पेट में तो 100% क्वेश्चन आपके डीआई के होते हैं। तो यहाँ पर समझेंगे, अभी जो आपने थंबनेल में देखा, एक बार यहाँ पर देखें इसे। आंकड़ों वाले ग्राफ वाले प्रश्न हम जो है कि करने जा रहे हैं। ये हमारा जो है कि फर्स्ट लेक्चर है, पहली क्लास है। इस पूरी सीरीज में अच्छे से इसे समाप्त करेंगे, कम समय में जल्दी से। मैं आपको बता दूं, जो भी प्रश्न इसमें हम लेकर चल रहे हैं 100% एग्जाम टारगेटेड हैं, क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। पेट में, एसएससी में, बैंक, यूपीएसआई और रेलवे जैसे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, ठीक है। और ये सीरीज जो है ये आपकी मास्टर क्लास होगी। मास्टर क्लास का मतलब क्या, इस सीरीज में, ठीक है, पूरे चार्ट को हम समाप्त करेंगे सीक्वेंस से, डिटेल में, ठीक है, जितने भी टाइप का लास्ट 10 ईयर में आया है। इसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस हम करवाएंगे वीडियो में, और इसी क्वेश्चन के थ्रू ट्रिक और कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। साथ साथ में एक अलग बात यह है कि आपको मैं टेस्ट सीरीज का लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में नीचे। आप एक बार चेक करेंगे क्लास करने के बाद कितनी इफिशियंसी आपकी बढ़ी, कितने कम समय में आसानी से इजीली क्वेश्चंस को आप कर पा रहे हैं। मेरा ये दावा है कि क्लास को अच्छे से आपने देख लिया तो क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा देंगे, अच्छे से अगर समझ गए आप तो, ठीक है। क्योंकि सारा खेल कैलकुलेशन का है, और डीआई में कैलकुलेशन का एक अलग ही तरीका चलता है, उसको हमें समझना है। अगर आप सिंपल वे से कैलकुलेशन करते जा रहे हैं तो आपका समय बहुत लगने वाला है, और प्रश्न गलत होने की भी संभावना बन जाती है। तो उसी को हम समझेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस चैप्टर की, तो जैसा कि हमने बताया, डीआई में पेट और बैंकिंग की अगर बात करें तो पेट में तो पूरे 20 प्रश्न आपके जो है कि डीआई के ही होते हैं। मैथ्स के पूरे प्रश्न आपके डीआई से आते हैं। 5 क्वेश्चन होगा, डायग्राम वाला 4-4 प्रश्न होंगे, 20 नंबर पूरा पूरा आपका इसी से होगा। और बैंकिंग में अगर आपने एसबीआई पीओ का पेपर दिया हुआ है या अदर बैंक का पेपर आपने दिया है, तो उसमें डायग्राम बेसिस क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं मैथ्स में। तो इसमें 50% सिलेबस आपका केवल डीआई से चलता है, ये मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप एसएससी और यूपीएसआई या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं, 4 अंक कम से कम आपका यहाँ से रहता है। एक डायग्राम आएगा, उसी से 3-4 प्रश्न आपका पूछ लेगा। तो वेटेज काफी अच्छा है, अगर एक चैप्टर से 4 प्रश्न आ जाए तो उसे बेहतर माना जाएगा। अब किस प्रकार का डीआई पूछा जाता है आपका, तो देखिए, बार ग्राफ पूछा जाएगा, पाई चार्ट पूछा जाएगा, टेबल चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, और कभी-कभी मिक्स्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, मतलब 2 चार्ट को मिक्स करके पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार के ग्राफ हमें देखने को मिलेंगे, और जो प्रश्न पूछा जाएगा डीआई के अंतर्गत वो कैसा होगा, उसमें परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपका पूछ लेगा छोटा-सा, या फिर औसत पूछ लेगा, एवरेज, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, अनुपात पूछ सकता है, रेशियो पूछ सकता है, ठीक है, रेशियो, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, वृद्धि और कमी को पूछ सकता है। साथ-साथ में नंबर कंपैरिजन, संख्याओं की तुलना की जा सकती है इसमें। बस इतना ही। तो काफ़ी आसान है, ठीक है? और ईज़ी प्रश्न आपका पूछता है, ऐसा नहीं कि बहुत बढ़िया आपका जो है कि कॉन्सेप्ट दे देगा प्रॉफिट लॉस का, एसआईसीआई का, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट का, नहीं। प्रश्न काफ़ी आसान होगा, बस कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। तो इस चैप्टर में हमें कैलकुलेशन से बचना है और उसको थोड़ा फास्ट करना है, समय बचाना है, मेन टारगेट हमारा ये है। तो यहाँ आप देख लें, अगर समय को आपने डीआई में बचा लिया, तो मानकर चलिए डीआई आप सीख गए, और तेज और सटीक आंसर देना है। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से इसे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है। फर्स्ट क्लास में पाई चार्ट स्टार्ट करेंगे। 4 प्रकार के चार्ट हमारे जनरली हैं सिलेबस में। ये चारों चार्ट आप देखेंगे, 4 प्रकार के चार्ट हैं, ठीक है। जैसा कि आपने देखा, बार वाला जो रेक्टेंगल के फॉर्म में बनकर आता है, पाई चार्ट जो वृत्त बनकर आता है, सर्कल, टेबल चार्ट टेबल बना देगा, उसके अंदर बहुत सारा डाटा देगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा कठिन होता है इसमें। और लाइन चार्ट की बात करें, सबसे आसान और बेहतर चार्ट है, ठीक है। ये आ गया तो आप बहुत लकी हैं, और ये आ गया तो थोड़ा-सा कैलकुलेशन आपका बढ़ेगा, फिर भी आप कर ले जाएँगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझेंगे उसका। फिलहाल आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, पाई चार्ट। तो आज हम पाई चार्ट उड़ाने वाले हैं पूरी तरह से। यहाँ पर एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे, प्रश्न छूटेगा नहीं। पाई चार्ट का हर प्रकार का प्रश्न हम लगाएँगे आज की क्लास में, ठीक है। एक-एक क्लास में एक-एक चार्ट को ओवर करेंगे, ठीक है। आज पाई चार्ट की बारी है, और जो मिक्स्ड है इसको लास्ट में करेंगे। मिक्स चार्ट में आपका देखिए, बार के साथ पाई चार्ट आ जाएगा, डबल पाई चार्ट आ जाता है, पाई चार्ट के साथ टेबल आ जाता है, मतलब इस प्रकार के मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पाई चार्ट जो है हमारा, सबसे पहले इसे कर रहे हैं आज की क्लास में। तो 2 प्रकार से ये पूछा जाता है। एक तो परसेंटेज बेसिस पूछा जाता है, प्रतिशत पर आधारित,
मतलब डाटा परसेंटेज में देगा डायग्राम के अंदर, और दूसरा आपका डिग्री वाला चार्ट देखने को मिलता है। तो डिग्री वाले चार्ट में डाटा जो देगा वो डिग्री में देगा। तो परसेंटेज और डिग्री में फर्क कितना है, अंतर क्या है, ये आप समझेंगे। परसेंटेज में जो टोटल वैल्यू होती है कुल जोड़ने पर, वो 100% के बराबर होती है, ये आपको पता है। और डिग्री में टोटल वैल्यू 360 के बराबर होती है, 360 डिग्री के बराबर होती है, ये आपको पता है। ठीक है, तो ये पता होना भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी बात है और इसी के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, दो प्रकार का चार्ट बनेगा, परसेंटेज या डिग्री का। इसके अलावा पाई चार्ट में और कोई डाटा नहीं देता है आपका, या तो परसेंटेज का डाटा देगा या कैसा देगा, डिग्री में। ठीक है, तो चलिए क्लास को करते हैं स्टार्ट। पेन और पेपर आप उठा लेंगे। अभी तक हमने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया चैप्टर के बारे में, अब शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन लगाना। तो क्वेश्चन आप भी मेरे साथ लगाएंगे, निश्चित है आपको बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे क्लास में, आप सीखते जाएंगे, नोट डाउन करेंगे, लास्ट में आप ये पाएंगे कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी बढ़ चुकी है। ठीक है, चलिए ये पहला प्रश्न है, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपका दिया है पाई चार्ट गिवन। देखिए 1 से 5 तक का प्रश्न है, इसमें 1 से 5 तक का प्रश्न है। इस चार्ट के अंतर्गत कह रहा है पाई चार्ट गिवन बिलो shows the expenditure in percentage of महेश। उसके बाद दिया है द मंथली इनकम ऑफ महेश इज 26,000। जो महेश की मंथली इनकम है ना वो 26,000 है, ये दिया हुआ है। 1 से 5 तक का प्रश्न हमें इसमें लगाना है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। चलिए अब आगे चलते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है क्या कि वह किराए पर कितना व्यय करता है, रेंट पर कितना खर्च कर रहा है, ये पूछा है। तो रेंट पर कितना खर्च कर रहा है, 8%। ये आपका रेंट है, रेंट पर 8% का खर्चा करता है। अच्छा ये बताइए, टोटल 26,000 सैलरी है और टोटल जो है यही 26,000 इसमें खर्च कर रहा है। तो हमने बताया ना कि कभी परसेंटेज में डाटा दे तो टोटल वैल्यू 100% होती है। टोटल वैल्यू कितनी होगी, 100%, मतलब इसकी कुल इनकम 100% है, जिसका मान रुपए में कितना दिया है, 26,000। 26,000 दिया है रुपए में। तो यहाँ से एक छोटा सा काम आप करें, 1% का मान निकाल लें। 1% का मान निकाल लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा। 1% का मान कितना आ गया, 1% का मान आ गया 260। अब 1% का मान अगर 260 रुपए है, तो अब प्रश्न काफी आसान हो चुका है, किसी भी परसेंट का मान हम निकाल सकते हैं। अच्छा पहला प्रश्न पूछा क्या है, रेंट पर कितना खर्च होता है। रेंट पर आप देख रहे हैं 8% का खर्चा हो रहा है, तो 8% का मान हम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर 1% का मान 260 है तो 8% का मान कितना होगा, 8 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जीरो आ गया, 8 छंग 48, 8 4 आ जाएगा और 16 4 20, 2080 रुपए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो रेंट पर कितने का खर्चा है, 2080 का, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2080 बिल्कुल करेक्ट। अब यहाँ समझेंगे इस प्रश्न को। कैलकुलेशन तो इसमें छोटा है, लेकिन फिर भी और आसान आप कर सकते थे कैलकुलेशन को लेकर। कैसे, इकाई स्थान का अंक आप देख लें। यहाँ पर देखिए जीरो है तो जीरो तो लग ही जाएगा यूनिट प्लेस पर। अब देखिए 8 और 6 का गुणा करेंगे 48, 48 में दहाई स्थान पर 8 आएगा। ऑप्शन में चेक करें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके दहाई स्थान पर 8 जीरो के पहले। ठीक है, तो जीरो के पहले 8 केवल इसमें है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न हमारा कितना दिया है, कह रहा है कि वह परिवहन की तुलना में बचत और ईंधन, वो परिवहन, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, परिवहन की तुलना में बचत और ईंधन पर कितना अधिक व्यय करता है। बहुत बढ़िया, चलिए करते हैं। अच्छा पहले ये देखेंगे परिवहन पे खर्च कितना करता है। परिवहन पे 15% और बचत ये है, ईंधन ये है। बचत और ईंधन पर 22 और 20% का खर्चा करता है। ठीक है, इसी का तुलना किया है, कितना अधिक व्यय कर रहा है। तो यहाँ कर लेंगे आराम से। तो एक काम करते हैं, हम बचत और ईंधन को जोड़ लेते हैं, 22 20 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 42। तो ये 42% का खर्च कर रहा है और परिवहन पे 15% का खर्चा है। कितने का है, 15% का। तो कितना अधिक खर्च किया, 42 में से 15 घटा देंगे, 27% अधिक खर्च किया। अब एक यूनिट का मान कितना है, 260। अभी आपने पीछे देखा 26,000 वेतन था, तो एक परसेंट का मान 260 है, तो 27% का मान कितना होगा, 27 गुणे 260, गुणा कर देंगे, यहाँ से आपका निकल जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, 27 का गुणा कर देंगे 260, 26 में गुणा कर दें, जीरो हटा दें, 7 छंग 42, 2 4 आ गया, 6 दूना 12, 12 और 4 आपका हो जाएगा 16, 7 गुणे 2 14, 2 4 1 5, कुल मिलाकर आपका आ गया 2, 6 और 4 10, यहाँ 7, 702 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 702, 702 और एक जीरो छोड़े थे उसको लगा देंगे, तो 7020 आपका करेक्ट ऑप्शन। तो सही ऑप्शन कितना होगा, 7020। तो 7020 बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए इसमें आपको मैं बताऊं, एक मेथड का हम प्रयोग करेंगे, डिजिटल सम जिसे बोलते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा ब्रेक कर रहा हूं, इसको इसको समझ लेंगे काम बन जाएगा। डिजिटल सम को आप समझ लेंगे काम बन जाएगा। डिजिटल सम क्या होता है, जैसे हमने दिया यहाँ पर 123, तो हम पूछ रहे हैं इसका डिजिटल सम बताओ क्या होगा।
क्या बताना है? डिजिटल सम। तो डिजिटल सम आप समझेंगे क्या होता है? डिजिटल सम का मतलब अंकों को जोड़ देना है। तो 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 ये डिजिटल सम, ठीक है? अगर मैं 192 का डिजिटल सम पूछूँ तो कैसे निकालेंगे आप? 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, कितना आ गया 12। तो फिर इसको जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे 3। कहने का मतलब है कि आपको बस एक अंक दिखना चाहिए। जब तक एक अंक की संख्या ना बन जाए तब तक जोड़ते हैं। इसको बोलते हैं डिजिटल। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम, ठीक है? अच्छा, डिजिटल सम का मतलब बस ये है कि अंकों को जोड़ते रहें जब तक एक अंक की संख्या ना आ जाए, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब देखिए इस प्रश्न को मैं डिजिटल सम से करने जा रहा हूँ। जैसे ये प्रश्न जो है, इसमें गुणा करना है किसका? इसमें गुणा करना है, ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। 27 का गुणा 260 में करना है। 27 का गुणा किसमें करना है? 260। अब देखना ध्यान से, यहाँ पर 27 का गुणा 260 में मैं कैसे कर रहा हूँ आप देखें ध्यान से। तो 7 में 2 जोड़ दें, पहले डिजिटल सम निकालें इसका। 7 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 9। अच्छा, 2 में 6 जोड़ेंगे 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8, तो यहाँ 9 और 8 आ गया। कितना आ गया? 9 और 8। अब आपको गुणा केवल 9 और 8 का करना है। तो 9 और 8 का गुणा करेंगे, 9 8 72 आ जाएगा, 72। कितना आ गया? 72। तो 2 अंक नहीं होना चाहिए। डिजिटल सम का मतलब ये है कि जैसे ही 2 अंक आए जोड़कर 1 अंक बनाते हैं। 7 में 2 फिर जोड़ेंगे 9, मतलब हमारा आंसर 9 है। आंसर 9। तो ऑप्शन में कहीं 9 तो है नहीं, तो ऑप्शन में 9 ऐसे नहीं दिखेगा। ऑप्शन का भी डिजिटल सम निकालना होगा, वो 9 आना चाहिए। तो ऑप्शन में डिजिटल सम आप देखिए कितना आ रहा है? 8 5 13 आ गया ना? 13 और 5 कितना आ गया? 18। 18 और 0 18। तो 18 को अगर आप आपस में जोड़ेंगे तो 8 और 1 आ रहा है 9। कितना आ रहा है? 9। लेकिन डिजिटल सम हमारा कितना है? 1 मिनट, 8 5 13। 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 0 18 आएगा, 8 1 9, यहाँ 9 आ गया, ठीक है? और 7 और 2 यहाँ भी कितना आ गया? 9। अच्छा, दोनों में 9 आ गया। तो यहाँ पर देखिए डिजिटल सम से काम बन नहीं पाएगा। डिजिटल सम से काम तब बन पाता है जब डिजिटल सम आपका एक ही 9, ठीक है? तो यहाँ पर डिजिटल सम आप निकालें, 9 आ गया, लेकिन 9 डबल ऑप्शन भी मिल गया तो काम बन नहीं पाया। ज़्यादातर क्वेश्चंस में काम बन जाता है। तो यहाँ पर आपका फिलहाल आपने कैलकुलेट कर लिया था, छोटा कैलकुलेशन था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? आगे देखेंगे, आगे देखेंगे थोड़ा-सा अगला प्रश्न। यहाँ देखिए, तो डिजिटल सम हमने थोड़ा-सा आपको बताया, आगे प्रयोग करेंगे अच्छे-अच्छे प्रश्न में इसका। यहाँ क्या दिया हुआ है? कह रहा है यदि उसकी आय 22,000 रुपए होती, तो विविध में उसका व्यय कितना होता? चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं। आय कितनी होती? 22,000, तो विविध में व्यय कितना होता? विविध का मतलब मिसलेनियस, और मिसलेनियस में कितना दिया है आपका? मिसलेनियस में 17% दिया है। तो कितना कम व्यय होता ये पूछा है ना, कितना कम खर्च होता? आराम से निकाल लेंगे। पहले कितना था? 1% का मान 260। 1% का मान 260 था, तो पहले विविध पर खर्च 260 गुणे 17, पहले का खर्च। अभी का खर्च कितना है? अभी 22,000 सैलरी हो गई है ना, तो 1% का मान कितना होगा? 2 जीरो कट जाएगा, 100 से भाग देंगे। तो अभी आ जाएगा 220 गुणे 17। अभी विविध पर इतना खर्च है, तो पहले से अब कितना कम खर्च हो रहा है माइनस कर देंगे। तो 17 17 कॉमन है, बाहर ले लें। 17 को जैसे ही आप बाहर लेंगे, बाहर निकल जाएगा, तो 260 से माइनस हो जाएगा 220। तो 60 से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 40। ये आ गया 17 चौके 68 हो जाएगा, 680 रुपए। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 680 रुपए पहले से अब कम खर्च होगा, ठीक। पहले से अब 680 रुपए कम खर्च होगा। यहाँ डिजिटल सम लगाएं। मैं इसलिए डिजिटल सम आपको बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन एक बार आप वहां से करना सीख गए तो समझिए आपका बहुत समय बचेगा। जैसे यहाँ डिजिटल सम ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, छोटा कैलकुलेशन है, लेकिन आप लगा दें तब क्या होगा एक बार देखिए। 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 4 में 0 जोड़ेंगे 4, ठीक है? 8 चौक 32, कितना आ गया? 32। अब फिर 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, तो ये 5 आ गया ना। अब जो ऑप्शन हमको 5 देगा वही करेक्ट आंसर होगा। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना है? 5। तो यहाँ देखिए 5 में 1 जोड़ेंगे 6, ये गलत हो गया। 6 में 8 जोड़ेंगे, 6 से 12 13 14, 14 और 0 14। अच्छा, 14 आ रहा है, 14 में 4 और 1 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। लेकिन हमको चाहिए कितना? 5। तो 680 बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है? इस तरह से डिजिटल सम का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है? छोटे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बड़े आएँगे तब ये बड़ा कारगर हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ देखिए क्या दिया है? कह रहा है कि यदि वह अपने बचत का 65% सोना खरीदने में व्यय करता है, तो वह कितनी राशि सोना पर व्यय करता है? अच्छा, तो देखिए बचत कितना कर रहा है? 22% का ना, बचत कितना कर रहा है? 22% का, तो यहाँ निकालेंगे आप। 1% का मान 260 है, 260 रुपए, तो 260 का गुणा सीधे-सीधे कर देंगे 22 से। ये आपका बचत निकल गया। और बचत का 65% आप निकालेंगे, क्योंकि बचत का 65% सोना खरीदने में खर्च करता है, 65%। कैलकुलेट कर लेंगे।
तो ये 0 से 0 गया, 2 से कट जाएगा 11 बार में, और 2 पचे 10, 5 से कट जाएगा 13 बार। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर आप देखें तो कितना आ गया आपका 26 गुड़े 11 और गुड़े 13। अब मैं डिजिटल सम लगा रहा हूँ सीधे, ठीक है, गुणा नहीं कर रहा हूँ। आप देखिए, तो डिजिटल सम का प्रयोग हम किसी भी क्वेश्चन में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 और 2 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, 1 और 1 जोड़ेंगे 2, और 3 और 1 जोड़ेंगे 4। अब इसका गुणा आराम से कर लेंगे, इनका गुणा बीच में करना है, तो 4 गुड़े 2 8, 8 9 64, 64 कितना आ गया 64, 2 अंक आ गया। फिर जोड़ेंगे 6 4 10 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1। तो जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 1 आ जाए ना वो करेक्ट, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आ जाए 1। तो आप देखेंगे 1 किसका आ रहा है, तो 3 3 6, 6 1 7 7 2 9, यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 और 1 जोड़ेंगे 2, ये भी नहीं आ रहा है। हमको चाहिए कितना 1। आगे देखें 5 3 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 में 2 और 1 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, नहीं बना काम। 7 3 10, 10 आ गया, 10 1 11, 11 8 19। अब 19 में 1 और 9 को जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 आपको 1 दे देगा। ये बिल्कुल करेक्ट, डिजिटल सम से हमने कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। दूसरी बात, गुणा करेंगे तो वहां से भी काम बन जाएगा। अच्छा, यूनिट प्लेस डिजिट का भी प्रयोग आप यहाँ कर सकते थे। और यूनिट प्लेस डिजिट का प्रयोग कैसे करते हैं इसको समझेंगे। मेरा एक ही टारगेट है, आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान कर देना पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। 6 1 और 3 का आप गुणा करेंगे, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे। देखिए यूनिट प्लेस डिजिट इकाई स्थान के अंक में बस इकाई अंक का गुणा करते हैं। 6 का 1 में गुणा करेंगे 6, कितना आ गया 6। अब फिर इसी 6 का गुणा 3 में करेंगे, 6 3 18, 18 तो इकाई स्थान का अंक कितना आया 8। तो जिसके इकाई स्थान पर 8 होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन, वो क्या है करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो 3 चीजें आप करेंगे, बेसिक कैलकुलेशन तो आपको पता ही है, साथ साथ में यूनिट प्लेस डिजिट इकाई स्थान के अंक का प्रयोग गुणा में करें, डिजिटल सम का प्रयोग करें। ये आपके कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाएगा और आप फास्ट कर पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस अभी से आप करना शुरू कर दें, ठीक है। इससे पहले अगर आप नहीं कर रहे थे तो अभी से करना शुरू कर दें, जिससे क्या हो, इस पर कमांड आपकी बन जाए। अब देखेंगे आगे क्या कर रहा है, बचत किराए तथा ईंधन पर किए गए व्यय का औसत। बहुत बढ़िया, बचत किराए तथा ईंधन पर। तो एक बार थोड़ा टारगेट कर लेंगे, बचत कहाँ है, बचत ये, बचत किराए और ईंधन पर किए गए खर्च, तो यहाँ जोड़ लेंगे 30 और 20 50, तो 50 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 50, और औसत निकालना है तो लिखेंगे 50/3, क्योंकि 3 वस्तुएं बोला है, किए गए व्यय का औसत। और फिर बोला है भोजन परिवहन तथा बचत। अच्छा, भोजन परिवहन तथा बचत। अब देखेंगे भोजन कहाँ है, फूड, ये है। परिवहन कहाँ है, ट्रांसपोर्ट। और क्या बोला है, बचत, भोजन परिवहन तथा बचत पर किए गए। तो इसको जोड़ लेंगे आप, 22 15 और 18 55, कितना आ गया 55। तो यहाँ लिखेंगे 55/3, कितना लिखेंगे 55/3। तो इन दोनों के औसत का अंतर बोला है। क्या बोला है प्रश्न में, अंतर कितना है, लगभग में पूछा है, तो निकाल लें। यहाँ पर 55 है, सॉरी यहाँ पर हमने जोड़ा कितना आया है 55, तो यहाँ लिखेंगे 55/3, 55/3। अब अंतर कितना आएगा तो यहाँ घटा देंगे, और 55 माइनस 50 5/3, यही आपका अंतर। तो यही अंतर पूछा है कितना है रुपए में। तो 1 यूनिट का मान कितना है 260, तो लिखेंगे 260 गुणे 5/3, यहाँ कैलकुलेट कर लें तो कितना आ जाएगा। 5 का गुणा करेंगे 0, 5 से 30, 3 15 10 11 12 13 बटा 3, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 3 433.33 आएगा। और लगभग में पूछा है तो आपको 433 ले सकते हैं, लगभग में पूछा है तो 433 बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा है आपका 433, इस प्रकार से ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है। तो ये प्रश्न हमारा समाप्त, अगला टाइप स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है, तो सेशन को जरूर लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े और मैं और वीडियो बना पाऊँ। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा चैप्टर समाप्त किया है 1 बाय 1 टाइप वाइज, उसे आप देख सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। कैलकुलेशन को आसान करते हुए ईजी वे में बताया गया है। तो अभी हम डीआई कर रहे हैं, डीआई को समाप्त करेंगे, इसके बाद डिजिटल सम का एक वीडियो मैं बनाऊंगा कंप्लीट, जिसमें बेसिक कैलकुलेशन के और भी पार्ट्स होंगे, ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा और बेहतर हो पाए। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ प्रश्न क्या दिया है, 6 से 10 तक का प्रश्न है। कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट में किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च, तो किसी परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च को दर्शाया गया है। फैमिली का एक्सपेंस दिया गया है और कह रहा है परिवार के वस्त्रों पर खर्च कितना है 825। अच्छा, क्लोथ पर एक्सपेंस कितना है 825 का।
तो 6 से लेकर 10 तक का प्रश्न हम करेंगे इसके बेस पर। अच्छा, कपड़े का कितना दिया है 36 डिग्री और 36 डिग्री का मान दे दिया है 825। इस प्रश्न में कुल मान नहीं दिया है, कपड़े का खर्च दिया है 825। कितना दिया है 825। कोई दिक्कत नहीं है, इसी के आधार पर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे सारे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या है, छठवां। परिवार की कुल मासिक आय कितनी है। कुल मासिक आय देखिए डिग्री में डाटा दिया है ना, तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया कि डिग्री में जब डाटा दे तो कुल कितना होता है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री यही इसका वेतन होगा कुल, तो इसका मान निकालेंगे, लिखेंगे 825। 825 ठीक है, और ये कपड़े का है तो 36 से भाग दे देंगे, 1 यूनिट का मान निकलेगा और 360 से कर देंगे गुणा। 36 से 36 कट गया, 10 आ जाएगा यहाँ पर। तो 8,250 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जो कुल वेतन है परिवार का वो 8,250। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा 8,250 बी, बिल्कुल सही और सटीक जवाब। क्लियर है, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, देखेंगे अगला डाटा क्या दिया है। अब यहाँ पर देखिए डाटा आपका जो दिया है, कह रहा है क्या परिवार में कुल आय का कितना राशि बचत की जाती है। बहुत बढ़िया, दिया हुआ है व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम डज द फैमिली सेव। सेविंग पूछा है, बचत कितना है, कोई दिक्कत नहीं, बचत 54% है, आराम से निकाल लें। 825 आपका कपड़े का खर्च दिया है 825, और कपड़े पर कितना है 36 डिग्री, 36 से भाग दे देंगे और गुणा करेंगे किस पर 54 से, तो 54 से आप कर देंगे मल्टीप्लाई। अब ये कट जाएगा 18 से, 18 दूना 36, 18 से 36, ये आपका आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेट कर ली तो कितना आ जाएगा 5 या 15, 5 ठीक आ गया, 3 दूना 6 1 7, 8 3 24, 24 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 2, तो 2 से भाग दे देंगे 1 2, 2 3 6 1 7, 2 7 14, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। तो कितना रुपए खर्च हो रहा है, मतलब सेविंग में कितना है 1237.5, ये आपका करेक्ट ऑप्शन। 1237.5, ये गलत गलत टाइप हो गया है, ठीक है, परसेंटेज में पूछा ही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है 1237.5, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ ध्यान से देखें, अगर आप डिजिटल सम लगाते तब कैसे होता, तो डिजिटल सम यहाँ भी लगाना मैं आपको बताऊंगा, दशमलव से कोई फर्क नहीं पड़ता डिजिटल सम को। ध्यान से देखें, अगर आप डिजिटल सम से इसको करें तो भी बड़ा आसान है। कैसे, ध्यान से देखें, यहाँ पर जैसे आपका जो डाटा है, एक मिनट, काफी आसान है। चलिए इसमें डिजिटल सम लगाने का कोई विशेष मतलब नहीं, ठीक है, बहुत इजी कैलकुलेशन है। डिजिटल सम वहां लगाएंगे ना जहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगे, यहाँ पर आसान है तो आप इजीली कर सकते हैं। अदरवाइज डिजिटल सम अगर आप लगाना चाहें तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कैसे लगाना है। चलिए यूज करना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ 825 है, कितना है 825 और बटे में 2 है, और इंटू कितना है 3, इंटू कितना है 3। अब इसको आपको निकालना है तो डिजिटल सम में देखिए भाग जब दे दे तब क्या करते हैं, तब नीचे वाले डाटा को 1 बनाते हैं। क्या बनाते हैं 1, तो यहाँ पर 2 को 1 बनाने के लिए नीचे 10 लाना होगा। क्या लाना होगा 10, तो 5 और 5 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। फिर से मेरी बात को समझेंगे, यहाँ पर 5/5 मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ, 5 का गुणा 2 से होगा तो ये 10 बन जाएगा, और 10 में 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। भाग जब भी होता है तो नीचे वाली वैल्यू को आप 10 100 1000 ऐसा बनाने का प्रयास करें कि 1 आ सके नीचे। नीचे यहाँ पर 5 और 2 का गुणा होगा 10, और 10 में 0 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, कहानी खत्म हो गई, बस गुणा करना है। अब गुणा आराम से आप कर सकते हैं, कैसे, देखिए 8 2 10 और 10 5 15, 15 हो गया, 15 में 1 और 5 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6, आगे क्या है 3 और 5, 6 गुणे 3 गुणे 5, तो इसका गुणा करिए तो कितना आ जाएगा 5 छक्का 30 और 30 90, तो 90 में 0 और 9 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा। तो जिसका योगफल 9 आए ना वही ऑप्शन करेक्ट है, जिसका योगफल कितना है 9 वो ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ देख लेंगे, एक ही ऑप्शन है फिलहाल, ये तो गलत दिया था, जोड़ेंगे 9 आना चाहिए। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 7 13, 13 और 5 जोड़ लेंगे, 13 और 5 18, 18 आ गया ना, 18 में 8 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 9, ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 9 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो डिजिटल सम का प्रयोग साथ साथ में आप करते चले, ठीक है, और यूनिट प्लेस डिजिट का। आगे देखेंगे क्या है, कह रहा है कि भोजन और विविध मतों पर होने वाले खर्च के बीच का अनुपात क्या है। बहुत बढ़िया, आसान प्रश्न है, भोजन पर और विविध पर। तो देखिए भोजन पर जो खर्च है हमारा वो 108 का है, और विविध पर जो खर्च है मिसलेनियस पर वो 72। तो यही पूछा है, तो भोजन का कितना है 108, और इसके साथ साथ अनुपात पूछा है मिसलेनियस का विविध का, मतलब 72, यहाँ लिखेंगे 72। कैलकुलेट कर लेंगे, ये कट रहा है 9 से, 9 से कटेगा, 9 1 9 9 2 18, 9 से कट जाएगा आपका 9 से 72। फिर ये कट रहा है किससे 4 से, 4 3 12 4 2 8, 3:2 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, 3 संबंधी 2। तो सही और सटीक आंसर क्या होगा 3:2। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं ना है,
पढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, चीज़ें अच्छी लग रही हैं, क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें। मैं आपको बता रहा हूँ, लगातार ऐसे वीडियो सीक्वेंस से मैं डालता रहूँगा जब तक मैथमेटिक्स का सारा टाइप आप आसानी से समझ नहीं जाएँगे, कंप्लीट नहीं कर लेंगे, ठीक है? निश्चित है आपका स्कोर बढ़ेगा एग्ज़ाम में और मैथ में अच्छा स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? अब देखें ध्यान से, यहाँ क्या दिया हुआ है, कह रहा है वस्त्रों और किराए पर होने वाले खर्च का औसत बताएँ। वस्त्रों पर और किस पर? किराए पर होने वाला खर्च, ठीक है? तो वस्त्र पर कितना है? 36 और किराए पर कितना है? 90 और इनका औसत बताना है, तो औसत कैसे निकलता है? औसत निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, पहले एवरेज निकालना है ना, तो 36 और 90 जोड़ देंगे, 126 आ जाएगा। 126 और 2 संख्याएँ हैं, 2 से भाग दे देंगे। यहाँ आ गया 63 63 डिग्री 63 डिग्री, ठीक है? अब 63 डिग्री आया है और इसका मान निकालना है, तो आराम से निकाल लेंगे। आपको पता है कि वस्त्रों का दिया हुआ है प्रश्न में 825, तो 825 जो है वस्त्रों पर दिया है और वस्त्र पर कितना है? 36 डिग्री डिवाइड बाई 36। हमें निकालना है 63 का, गुणा कर देंगे 63। अब कैलकुलेट करेंगे, 3 से कट जाएगा ये 12 बार और 3 से कट जाएगा 21 बार में, फिर कटेगा ये 3 से 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, कैलकुलेट कर लेंगे इसे आराम से, ठीक है? तो इसे पहले हम सिंपल तरीके से कैलकुलेट करें, फिर डिजिटल सम भी इस पे लगाएँगे, हर प्रश्न पे डिजिटल सम लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो यहाँ देखिए जब ऐसे करेंगे तो 7 का गुणा 5 में करेंगे, 7 पच्चीस 35, 5 3 आ गया, 7 दूना 14, 14 और 3 17 7, ठीक? 7 बटे 56 1 57, ये आ गया आपका डिवाइड बाई 4। अब 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 17, 4 चौके 16, 1 17, फिर आ गया 4 तिया 12, 13 14 15, 4 सत्ते 28 और ये आ गया, तो 143.75 आया, ठीक है? करेक्ट ऑप्शन कौन-सा होगा? 1443.75, ये बिल्कुल सही आंसर है, ए, ठीक है? लेकिन अगर आपको इतना नहीं करना था, ठीक है? तो आप आसानी से भी इसे कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखें, डिजिटल सम का प्रयोग करके। वो कैसे? देखेंगे। जैसे आपको जब डाटा कटने के बाद मिल गया, तो बहुत छोटा डाटा मिल गया। यहाँ पर जैसे आपको मिला 825 825 और बटे में कट के यहाँ 4 मिला ना, बटे में कितना मिला? 4 और यहाँ कितना मिल गया? 7, यहाँ कितना मिल गया? 7। अब ध्यान से देखिए, मैं बार-बार आपसे कहता हूँ, ठीक है? मैं बार-बार आपसे कहता हूँ, नीचे आप क्या बनाने का प्रयास करें? 1। तो देखिए, नीचे 1 कब बनेगा? जब आप इसमें 7 का ऊपर-नीचे गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिए क्या? 7 का 7 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे, या फिर 25 का गुणा कर दें, 25 चौके 100 होता है। मैं 7 क्यों कह रहा हूँ? समझेंगे। 7 का गुणा जब करेंगे इसमें, 7 चौक 28 होगा। कितना हो जाएगा नीचे? 28। 28 में 2 और 8 जोड़ेंगे 10 और ये बन जाएगा 1। तो नीचे वाला मान 1 बन जाएगा ना, तो भाग की समस्या समाप्त हो जाएगी। डिजिटल सम एक बार लेक्चर हमारा ज़रूर देखें, इसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें हमने बताया है कि 7 का 4 से, 4 का 7 से गुणा करते हैं, नीचे हमें जब क्या बनाना होता है? 1। एक बार देख लेंगे, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे की कहानी खत्म हो गई, अब ऊपर गुणा करना है, ऊपर गुणा कर ली। यहाँ पर 8 2 10 और 5 15, 15 में 6 हो जाएगा, 15 में 5 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो कुल मिलाकर यहाँ पर गुणा करेंगे आप 6 गुणे 7 गुणे 7, यहाँ पर 6 गुणे 7 गुणे 7। तो इस प्रकार से गुणा कर लें, ये आसान है, इकाई स्थान पे। 7 छंग 42, कितना आ गया? 42। अब 42 में 4 और 2 फिर जोड़ लेंगे 6, फिर 7 छंग 42, कितना आ गया? 42। 42 में 4 और 2 जोड़ेंगे 6, कुल मिलाकर हमारा 6 आ रहा है, कितना आ रहा है? 6। डिजिटल सम देखिए 6 आ रहा है कि नहीं इसका? डिजिटल सम, अब दशमलव से मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो 4 और 1 5, ठीक है? 5 4 9, 9 3 12, 12 और 12 ये भी है 24, कितना आ गया? 24। 24 में 2 और 4 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 आ गया तो सही, ठीक है? लेकिन डिजिटल सम में बस एक ही समस्या है कि अगला ऑप्शन अगर आप जोड़ रहे हैं उसमें भी 6 आ रहा है, तब आपको फिर यहाँ पर क्लियर और सटीक आंसर नहीं मिल पाएगा। लेकिन ज़्यादातर प्रश्नों में ऐसा आपका होगा कि एग्ज़ैक्ट नहीं आएगा, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं कि सब में 6 ही आ जाएगा डिजिटल सम, ठीक है? बहुत रेयरेस्ट केस में ऐसा होता है, तो डिजिटल सम का प्रयोग इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है? यहाँ कह रहा है कि भोजन, वस्त्र और विविध मतों पर होने वाले खर्च का औसत का बचत और किराए पर होने वाले खर्च और औसत का अनुपात क्या है? देखिए बड़ा आसान प्रश्न है। यहाँ पर क्या बोला है एक बार देखिए। कह रहा है कि भोजन, वस्त्र और विविध पर जो खर्च हो रहे हैं ना, इनका औसत निकालना है। तो यहाँ देख लेंगे, भोजन आपका कितना है? 108, वस्त्र कितना है? 36 और विविध कितना है? 72। इसको जोड़ लें, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 8 2 10 और 6 16, 6 आ गया और यहाँ पर 7 3 10 1 11, 1 और 2 आ जाएगा, 216 आ गया और बटे में 3 कर देंगे क्योंकि औसत निकालना है। अब आगे क्या बोला है? इसका औसत
और आगे बोला है बचत और किराए पर होने वाले औसत खर्च। अच्छा, बचत और किराए पर, बचत कितना है? बचत है आपका ये, और किराए पर कितना है ये, तो जोड़ लेंगे इसे, तो 4 आ गया, और यहाँ पर आपका आ जाएगा 14, 144/2 आ जाएगा। बस यही है, कैलकुलेट कर लेंगे, इसी का अनुपात निकालना है। तो यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 सते 21, 3 दूना 6, और यहाँ कट जाएगा आपका 2 से, 2 सते 14, 2 दूना 4, 72 72 है, कट के 1:1 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 1:1। ठीक है, तो सही और सटीक आंसर क्या होगा हमारा? एक संबंध है एक, डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, प्रश्न के स्टेटमेंट को समझना, सॉल्व करना। अभी सिंगल डायग्राम है, इसी प्रकार का प्रश्न ऐसे आता है पाई चार्ट में। आगे डबल पाई चार्ट देखेंगे, पाई चार्ट विद टेबल देखेंगे, जितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं पाई चार्ट के सब देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंट रखें और साथ साथ में लगाते जाएं। ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, समझ कर आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न। तो 2 प्रश्न हमने कंप्लीट कर दिया, अब 11 से लेकर 13 तक का प्रश्न यहाँ पर, तीसरा। ठीक है, क्या दिया हुआ है प्रश्न में? कह रहा है कि दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें जिसमें 2016, ये 2016 का एक डाटा दिया हुआ है, 2016। ठीक है, कह रहा है जिसमें 2016 में एक कंपनी के 5 उत्पाद हैं, तो 5 प्रोडक्ट ये बना रही है, ए बी सी डी और ई। बिक्री वितरण दर्शाया गया है, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। बहुत बढ़िया। पहला प्रश्न क्या है? अच्छा, यहाँ पहला प्रश्न नहीं दिया है, तो पहला प्रश्न आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि यदि 2016 में, 2016 का डाटा ये है, कह रहा है डी उत्पादों के 1500 यूनिट है। अच्छा, 2016 का ये डाटा दिया है, डी उत्पाद कितने हैं, 100 डिग्री, और इसका मान दे दिया है। कह रहा है डी उत्पाद है कितना, 1500 यूनिट, 1500 यूनिट। तो कह रहा है क्या, वर्ष 2017 में कंपनी द्वारा बेची गई यूनिटों की कुल संख्या, 2016 में बेची गई यूनिटों की, देखिए कुल संख्या की बात किया है, बेची गई कुल संख्या 2016 में बेची गई कुल संख्या की यूनिटों की तुलना में 18% अधिक। कितना अधिक है? 18%। तो प्रश्न में कह रहा है कि 2017 में कंपनी द्वारा कितनी यूनिट बेची गई। कोई दिक्कत नहीं, 2016 का पहले कुल निकाल लें, फिर 18% बढ़ा देंगे, 2017 का निकल, कुल आपको निकालने आता है। ठीक है, डिग्री में दिया है तो कुल मान कितना हो जाएगा, 360, ये आपको पता है, कुल मान कितना होगा, 360। तो 360 का मान निकालेंगे, तो 1500, 100 डिग्री का मान है, ये 0 0 गया, 0 0 गया, 1 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, 15। तो 15 गुणे 360 करेंगे, 15 गुणे 360, ये जो है हमारा, ये कुल उत्पादन हो रहा है कब, 2016 में, 2016 में। लेकिन कह रहा है 2017 में जो कुल उत्पादन है वो बढ़ गया 18%। कितना बढ़ गया, 18%। तो 18% अगर बढ़ गया तो निकाल लेंगे कितना हो गया बढ़कर। तो इसको निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ अब देखिए डिजिटल सम का प्रयोग यहाँ बहुत तगड़ा होगा। यहाँ पर इंटू में नीचे लिखेंगे 100, और 18% बढ़ा है ना 2017 में, जोड़ देंगे 118, ये होगी। अब इस प्रश्न में आप आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो इकाई स्थान का अंक भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सारे यूनिट प्लेस डिजिट अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट आप लगा सकते हैं। दूसरा, यूनिट प्लेस डिजिट अगर ना लगाना चाहें, जैसे देखिए ये 0 0 आपको कट रहा है, इसको काट दें, काट दें। ठीक है, तो इकाई स्थान का अंक यहाँ हम प्रयोग कर लेते हैं, ध्यान से आप देखेंगे, इसको मैं हटा रहा हूँ। यूनिट प्लेस डिजिट का हम प्रयोग कर लेते हैं, सबसे सटीक है जब अलग अलग यूनिट प्लेस है तो। अब देखिए 5 का गुणा अगर करेंगे आप 6 में और फिर 8 में, तो 0 आना तय है, इकाई स्थान पर 0 आना तय है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक है, 5 का कभी भी सम संख्या के साथ गुणा होता है। अच्छा, एक 0 नीचे भी, हाँ हाँ, कहानी बदल जाएगी, एक 0 नीचे भी है। एक काम करते हैं, चलिए हम डिजिटल सम लगाते हैं, अभी उसी की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है इसमें। तो ये आपका नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर देखिए 5 और 1 जोड़ेंगे कितना आ गया, 6, 3 और 6 जोड़ेंगे कितना आ गया, 9। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे 8 1 9 1 10, और 10 में फिर जोड़ेंगे 0 1 को, तो आ जाएगा 1, ये आ गया। अब इसका गुणा करें अगर आपस में, तो 1 गुणे 9 9, और 9 छठा 63, 63 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 63। और 6 और 3 को फिर जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 9। तो 9 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो डिजिटल सम 9 देगा ना, वो बिल्कुल सटीक आंसर। तो 9 देखिए कहाँ से आ रहा है, 6 3 9, अब 5 4 9, और 9 9 18, 18 में 8 और 1 जोड़ेंगे 9। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अच्छा दूसरा भी आपका 9 आ रहा है। देखिए ऑप्शन ऐसे बैठाया है कि तीसरा भी आपका क्या आ रहा है, तीसरा 9 नहीं आ रहा है। 6 3 9, ये 9 9 गायब हो गया, 3 ये 9 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो ये 9 ये 9 सब 9 आ रहा है, तीनों ऑप्शन, तीनों ऑप्शन में 9 आ रहा है। तो डिजिटल सम देखिए यहाँ पर हमने 9 लगाया, लेकिन काम बना नहीं, क्योंकि 3 ऑप्शन का डिजिटल सम 9 आ गया। ठीक है, फिर गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, इकाई स्थान का भी आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें, और गुणा भी कर सकते हैं। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं।
चलिए यहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर गुणा करेंगे आराम से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा। अच्छा, इकाई स्थान के अंक का भी प्रयोग करके यहाँ देख लेते हैं एक बार। 36 है और कितना है 118, ठीक। तो यूनिट प्लेस डिजिट का अगर आप प्रयोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, यहाँ पर एक काम करें, ब्रेक कर दें, 5 गुणे 3 15, और यहाँ पर आ जाएगा 4 9 36, 4 गुणे 9, ठीक है। तो इसका गुणा करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। 5 चौके 20, कितना आ गया 20, और यहाँ पर आ गया 9 त्रिक 27, कितना आ गया 27। तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0, और 7 दूना 14, 4 1 2 दूना 4 1 5, 540 यहाँ आ गया। अब गुणा करेंगे इसका किसमें 118। तो दहाई स्थान का अंक यहाँ हम देख सकते हैं, 0 आपका इकाई स्थान पर आएगा, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर देखिए 8 चौक कितना हो जाएगा 32, 8 चौक 32 का मतलब 2, दहाई स्थान पर 2 जिसमें दिया है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। दहाई स्थान पर 2 जहाँ दिया है वो करेक्ट ऑप्शन। हाँ, नीचे 0 है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो 2 दिया है, ठीक, क्लियर है। क्योंकि नीचे भी आपका एक 0 बचा है ना, तो वो 0 कटेगा तो आपका 2 इकाई स्थान पर आना चाहिए, क्लियर है। और मल्टीप्लाई करके भी इसे आप कर सकते हैं। तो देखिए डीआई में सबसे बड़ी समस्या कैलकुलेशन की ही है, उसी को मैं रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ऐसा हुआ कि सारे ऑप्शन में 9 मिल गया, ठीक है। अगर 9 नहीं मिलता तो आपका काम तुरंत हो जाता, ठीक है। और यूनिट प्लेस हमने फिर लगा दिया, तो यूनिट प्लेस से यहाँ 2 मिला, चूंकि नीचे 10 है ना, तो 0 0 कट जाएगा, 2 आएगा, 2 आपका बिल्कुल सही है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है अगला प्रश्न, क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि कंपनी द्वारा उत्पाद ए की 320 यूनिट बेची गई। अच्छा, ए की कितनी बेची गई 320 यूनिट। तो कह रहा है कि कंपनी द्वारा एक साथ बी और ई कितनी यूनिट बेची गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। ए का 320 यूनिट अगर बेचा गया है, यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है, ए का 320 यूनिट, तो ए का 50 है, 50 इकाई का मान दे दिया 320। तो एक साथ पूछा है किसका, कंपनी द्वारा एक साथ बी और ई का पूछा है कितनी यूनिट बेची। तो बी और ई का आप देखेंगे, बी और ई का मतलब इसको जोड़ लेंगे, तो 5 5 कितना आ गया 10, 5 3 8 1 9, तो 90 आ गया टोटल। बी और ई का कितना आ गया 90। तो 50 इकाई का मान पता है, तो 90 इकाई का मान निकाल सकते हैं। 320 डिवाइड बाई 50 गुणे 90, कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 गया, ठीक है। 5 से ये आपका कट जाएगा, 5 से कट गया, 5 छक्का 30, और 5 चौके 20। अब 9 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 6 3 आ जाएगा, 9 छक 54, 54 आ गया, और 3 57, ये आपका आ जाएगा 576। 576 सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक, सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डाटा देखिए 576 यहाँ दिया है, यहाँ इसी को थोड़ा सा पीछे घुमा दें, ठीक है। तो इसमें डिजिटल सम काम करना बंद कर देगा ऐसे केसेस में। लेकिन एग्जाम में आपके प्रश्न ऐसे भी आते हैं जहाँ ये मैच ना करे, तो आप वहां पर थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं डिजिटल सम के थ्रू। अगला देखेंगे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि 2016 में कुल उत्पाद कितने हैं, 14,616 यूनिट बेची गए हैं। तो उत्पाद डी की कितनी यूनिट बेची गई है, 2016 में कुल उत्पाद कितने हैं। अच्छा, 2016 में कुल उत्पाद बोला है ना, तो कुल उत्पाद कितना होता है, डिग्री में दिया है तो 360, तो 360 डिग्री का मान कितना दिया है 14,616। तो पूछ रहा है कि उत्पाद डी की कितनी यूनिट बेची गई। उत्पाद डी का निकालना है, तो उत्पाद डी का 100 है ना, तो 100 डिग्री का मान निकाल लें, बड़े आराम से निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे 14,616, और जिसका मान दिया उससे भाग दे दें 360, और गुणा करेंगे किससे 100 से, कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से 0 गया। अब कट जाएगा 4 से, 4 9 36, और 4 से ये कट जाएगा, 4 3 12, 13 14, 4 6 24, 25 26, 4 25 20, 4 34 ये हो गया। अब देखेंगे ध्यान से, डिवाइड बाई 9 आ गया, तो 9 से डिवाइड कर देंगे आप, यहाँ पर एक 0 आगे लगा देंगे, 9 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 9 चौक 36, ये आ गया, और 0 9 छक 54, 9 छक 54, लास्ट में 0 लग जाएगा। तो आपका आ जाएगा 4060, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, 4060, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। प्रश्न साथ साथ में लगाते चलें, देखिए क्वेश्चन आपका बहुत सारा है, और अगर आप चाहते हैं पाई चार्ट पे कमांड बनाना तो लगाते रहें। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने बाकी हैं, अभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम कर रहे हैं जिसमें सिंगल डायग्राम पर क्वेश्चन दिया, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है प्रश्न में कि द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है। अच्छा, अगला प्रश्न आ गया, तो 3 प्रश्न हमने समाप्त कर दिया और पहुंच गए हम 14वें प्रश्न। तो कह रहा है 14 से 16 तक जो प्रश्न दिया है इसको करेंगे। कह रहा है दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न कार्यालय ABCD के काम कर रहे एक कंपनी में कर्मचारियों की कुल संख्या का ब्रेकअप दिखाता है, ठीक है, ठीक है। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं 2400, ठीक है 2400। तो इसमें प्रश्न पूछा,
आइए देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2400 है। प्रश्न पूछना शुरू करें। पहला प्रश्न क्या है? कह रहा है उस कार्यालय की संख्या क्या है जिसमें कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 350 से लेकर 650 के लिए। बहुत बड़ा। प्रश्न देखिए कितना शानदार पूछा है। कह रहा है कि कंपनी, देखिए यहाँ पर कर्मचारियों की संख्या दिया है लेकिन डिग्री में दिया है। किसमें दिया है? डिग्री में। और यहाँ रियल वैल्यू दे दिया कि 350 से लेकर 650 तक के कर्मचारी इसके बीच के जो है वो कार्यालय बताओ कितने हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। पांचों का डाटा आपको निकालना पड़ेगा अलग अलग। तो पांचों का डाटा निकालने से ज्यादा बेहतर है ना कि हम इसी को डिग्री में बदल दें। बस 2 बार कन्वर्जन करना पड़ेगा। कितनी बार? 2 बार। अच्छा ये बताइए, कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं? ये एक बार देखेंगे। 2400। कार्यालय में कुल कर्मचारी कितने हैं? 2400। और डिग्री में दिया है तो हम ये कह सकते हैं कि 2400 टोटल वैल्यू है। और डिग्री में कुल मान 360 के बराबर होता है। 360 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं? तो आप कह सकते हैं यहाँ पर 0 0 कट गया, ठीक है, डिवाइड करने पर। उसके बाद फिर 4 से कट जाएगा, 4 3 24 और 0। 4 से कट जाएगा, 4 9 36। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से कट गया, 3 दूना 6 0 और 3 का। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा डिग्री में? 3/20। 1 यूनिट का मान डिग्री में कितना आ जाएगा? 3/20। ठीक है, इसी को लेकर चलेंगे आप। 1 यूनिट का डिग्री में मान कितना है? 3/20। इसी को लेकर चलेंगे और इसी से प्रश्न को करेंगे। ठीक है, जो डाटा दिया है। तो 1 यूनिट का मान 3/20 है ना? 350 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 3/20 गुणे 350। और यहाँ कितना हो जाएगा? 3/20 गुणे 650। कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 या 15, 3 से 9 1 10। यहाँ आ जाएगा 2, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 52.5 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी इजीली आप निकाल सकते हैं। 3 पचे 15, 5 1 आ जाएगा, 18 1 19 बटा 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 1 19, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 1 15 ये आ गया। तो यहाँ पर देखिए लगभग में अगर आप देखें ना तो 52 से कर्मचारियों की संख्या डिग्री में हमने निकाल दी। 52 से 97 के बीच में कर्मचारी कितने? 52 से 97 के बीच में। तो यहाँ देखेंगे 52 से 97 के बीच में कर्मचारी कितने किसमें है? यहाँ पर दिया है मिससेलेनियस फूड। तो यहाँ पर देखेंगे ये थोड़ा सा डायग्राम आपका जो पड़ा हुआ है, ऐसा वाला ही पड़ गया क्या? इस वाले प्रश्न में लग रहा है पिछला डायग्राम पर ये दिया हुआ है आपका। चलिए इसी के आधार पर कर लेंगे। डायग्राम बाय डिफ़ॉल्ट वो गलत पड़ गया है, कोई दिक्कत नहीं। हमको ये पता है यहाँ फिगर सही दिया है। 52 से लेकर 97 के बीच में हमने डिग्री में निकाल दिया। देखेंगे कर्मचारी कितने। तो पहले वाले में देखिए 52 से अधिक है? नहीं, 52 से कम है। 52 से 97 के बीच में चाहिए था, ये नहीं होगा। दूसरे में 52 से कम इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। 52-97 के बीच में एक है, 52-97 के बीच में दूसरा और ये तीसरा। तो 3 कंपनियाँ ऐसी हैं जिसमें कर्मचारी 52 से लेकर 97 के बीच। कितनी कंपनियां हो गई? 3। तो अगला ऑप्शन हम देखेंगे 3 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 बिल्कुल सही आंसर है। ए, ए आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक, अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। ये डायग्राम आपका पिछला वाला है, तो वो डायग्राम आपका दिया है, उसी के बेसिस पर हम कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है उन कार्यालयों की संख्या क्या होगी जिसमें कर्मचारियों की संख्या 350। अच्छा ये तो हो गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्या दिया हुआ है? कह रहा है यदि कार्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या का 40% बी और ई में समान रूप से लगाया जाए तो बी और सी में कर्मचारियों की संख्या का अंतर क्या होगा? बहुत बढ़िया। ए में जितने भी कर्मचारी है ना उसके 40% को बांट दिया गया। आधा किसमें? बी में और कुछ ई में बांटा गया। आधा आधा बांट दिया गया बी और ई। और बाद में बी और सी के कर्मचारियों की संख्या। ठीक, अब आएंगे सीधे सीधे पहले वाले डायग्राम, क्योंकि यहाँ डायग्राम गलत दे दिया है, उसी से हम हल करेंगे ये। तो ए में कितने कर्मचारी हैं? ध्यान से देखिए, उसको बांटेंगे किसमें? बी में और ई में। तो चलिए यहाँ प्रश्न मैं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं प्रश्न कर देता हूँ इसको हटाकर। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखेंगे। प्रश्न में कह क्या रहा है? प्रश्न में आपसे बोला है कि ए में जो कर्मचारी हैं कितने? ए में कुल कर्मचारी कितने हैं? 50। तो 50 को बांट देंगे आधा आधा, 25-25। तो इसको बी में और ई में बांटना है ना, बी में और ई में। बी में कितना है पहले बताओ? बी में 35 डिग्री। तो 35 लोग पहले ही थे और इसका आधा आ गया 25। 25 लोग और आ गए तो कितने आ जाएंगे? 5 5 10। और यहाँ पर अच्छा बी में कुल नहीं बांटना है, एक मिनट, बी के 40% को बांटना है। यहाँ जो प्रश्न दिया है
इसके 40% को बांटना है, 40% को ना, 40% को आधा करना है। तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, अब 5 चौके 20, ये आएगा ना, यही प्रश्न में बोला है ना कि 40% को बांटना है। एक बार देख लेते हैं, डायग्राम थोड़ा आगे पीछे हो गया है इसलिए दिक्कत है, ठीक है। हाँ, तो दिया हुआ है कार्यालय ए के कर्मचारी के 40% को आधा आधा हम डिवाइड करेंगे। ए में कितने हैं 50, तो 50 का 40% निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 0 0 कट गया, 5 चौके 20। तो यहाँ देखेंगे ध्यान से जो डाटा दिया है। चलिए आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, क्योंकि डायग्राम गलत हो गया है तो अगली वीडियो में इससे आगे हम बनाते हैं, ठीक है, डायग्राम सही करके, क्योंकि बार बार आगे पीछे करने में क्या होगा, थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें। पूरा डीआई समाप्त करेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। अभी तक आपने जितना किया यहीं से स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को हम शुरू करेंगे। अभी तो प्रश्न आप देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है आगे। यहाँ देखिए जो प्रश्न है आपका, ठीक है, इसमें बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे जब डबल पाई चार्ट आएगा, ठीक है। देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन बड़ा आसान है। इसमें आपका देखिए अगली क्लास में इसे हम करेंगे। डबल पाई चार्ट है। पाई चार्ट विद टेबल देखेंगे, ठीक है, पाई चार्ट टेबल के साथ देखेंगे, पाई चार्ट विद लाइन देखेंगे, ठीक है। डबल पाई चार्ट विद टेबल, मिसलेनियस क्वेश्चन सारे पाई चार्ट के हम कर लेंगे। तो एक बार पाई चार्ट पढ़ें, इतने बेहतर तरीके से पढ़ें कि उसमें कभी मिस्टेक ना हो। आज जो क्वेश्चन किया हमने सिंगल पाई चार्ट का किया है। एक प्रश्न अगली क्लास में और करेंगे, फिर डबल पाई चार्ट के सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।